quality of equipment, to ensure the safety of equipment as well as the to maintain the turnaround time. So today we will discuss about the AMC CMC procedure and condemnation of equipments. So now I would like to introduce our HOD sir, Dr. Ajay Kumar Verma. He is a well recognized researcher and microbiologist. He has many articles in national and uh, internationally recognized uh, journals in a high impact journal. So I would like to invite our HOD sir to deliver the welcome note. Good morning, everyone. On the behalf of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Disease, I, Dr. Ajay Verma, Head of the Department of Microbiology, Head of the National Reference Laboratory. I invite Dr. Mrs. Manpreet Kaur for this didactic lecture, which is on AMC CMC condemnation procedure and maintenance of equipment. Mrs. Manpreet Kaur, please start. And I would like to invite all the participants to go for the pre-test also. Is it okay? Yes. So everyone will, I think we will give for how much time? 5 minutes for the pre-test. So all of you go for the pre-test first, and then Mrs. Manpreet Kaur, biomedical engineer, NIT RD from will give the directive lecture. Thank you all. 5 minutes. सर आवाज नहीं है। हेलो। Minutes. After 5 minutes, how much time it is left? 2 minutes. 2 minutes left. This is the time for pre-test. So all of you are requested to complete the pre-test in next 2 minutes and submit on the site. And we will start the didactic lecture after 2 minutes. After 2 minutes, Mrs. Manpreet Kaur, biomedical engineer from National Reference Laboratory, NIT RD New Delhi will deliver. Thank you.
Mrs. Manpreet, please start the narrative. Thanks. Good afternoon, all. So today's topic is AMC CMC equipment maintenance और condemnation. So last time भी हमने डिस्कस किया था, हमने ये टॉपिक पहले भी कवर किए हैं हमारे 2 सेशन में. तो अगेन कुछ चीजें चेंजेस हैं, कुछ दोबारा से वही चीजें रिपीट है. तो कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ आए. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इक्विपमेंट. तो इक्विपमेंट हमारी लैब में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता ही है, ये पेशेंट केयर के लिए और आपके स्टाफ सेफ्टी और एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए और आपकी एफिशिएंसी के लिए. तो इक्विपमेंट सब लैब्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर इक्विपमेंट अच्छे से काम करेगा तो लैब भी आपकी अच्छे से प्रॉपर काम करेगी. तो उसके इक्विपमेंट के अच्छे से काम करने के लिए तो हमें एएमसी सीएमसी जो है वो भी बहुत मैंडेटरी है. हमें सारी लैब्स में ये जरूर होनी चाहिए कि जितने हमारे इक्विपमेंट हैं वो अंडर एएमसी और सीएमसी होने चाहिए. तो एएमसी और सीएमसी में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है? एएमसी और सीएमसी में जो मेजर डिफरेंस है वो है सिर्फ स्पेयर पार्ट्स का. अदरवाइज एएमसी सीएमसी में हमारा एएमसी में लेबर और सर्विस और कैलिब्रेशन, पीएम विजिट्स और ये सब कवर होता है. लेकिन जो हमारा पार्ट्स, अगर किसी मशीन का फॉर एग्जांपल कोई आपका पार्ट खराब हो जाए, उसको आपने रिपेयर करवाना है या रिप्लेस करवाना है, तो उसके चार्जेस वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. लेकिन अगर सीएमसी आप किसी इक्विपमेंट के आप ले रहे हो तो आपके जो पार्ट्स हैं वो और उसमें इंक्लूडेड होते हैं. तो आपका सीएमसी में क्या क्या कवर होता है? आपका सीएमसी में लेबर, सर्विस, पार्ट्स, कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सब कुछ सीएमसी में ऑलरेडी कवर होता है. और एएमसी सीएमसी के कुछ एज पर जो आपकी जैसे एजेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग आपके रूल्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, बट लेकिन ये बहुत बेसिक चीजें हैं. एएमसी सीएमसी सब जगह ऑलमोस्ट ये जो है सेम होते हैं. तो आपकी जो एएमसी सीएमसी में है कैलिब्रेशन विजिट जो होती है वो ईयरली एनुअली वन टाइम होती है, और जो आपकी पीएम विजिट है उसको 2 बार आपको उसको करवानी है. पीएम विजिट बाय एनुअली 6 मंथ पे आप पीएम विजिट करवाइए, उसको चेक करवाइए मशीन को कि प्रॉपर वर्क कर रही है आपकी नहीं है, उसकी सर्विसेज करवाइए आप एजेंसी को बुला के. तो और उसके अलावा अगर आपके कोई ब्रेकडाउन कंप्लेन हो रही है फिर तो आप उनको एजेंसी को इन्फॉर्म करके आप उनको बुलाएंगे. तो एएमसी सीएमसी में मेजर डिफरेंस आपका ये है. तो आप कोशिश करें कि अपना एक हर इक्विपमेंट का जितना भी है आप एक शेड्यूल बनाएं और उसका एक पीएम और कैलिब्रेशन का शेड्यूल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एमसी और सीएमसी से एजेंसी से कोऑर्डिनेट करते रहें. नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट मेंटेनेंस. एज यू नो हमारी जो इक्विपमेंट मेंटेनेंस है वो रूटीनली में हमारा कितना मैंडेटरी है आपका इंस्पेक्टिंग के लिए और आपके जो आपको एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट देने के लिए. तो आपको इक्विपमेंट को प्रॉपर मेंटेन रखना है. तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस में आपका क्या क्या कवर होता है? आपकी डेली मेंटेनेंस कवर होती है, उसमें वीकली कवर होती है, मंथली कवर होती है, बाई एनुअली और एनुअली कवर होती है. तो डेली में आप क्या करेंगे कि आप इक्विपमेंट को सुपरफिशियल क्लीनिंग मीन्स कि आप उसकी सतह को नॉर्मल क्लॉथ से आप उसको क्लीन कर सकते हैं. बाय वीकली में आप क्लीन करना है आपको. उसके अगर आपके मशीन में फिल्टर्स हैं, पैन फिल्टर्स, तो आप उसको जरूर क्लीन कीजिए. आप पैन फिल्टर्स का क्या बेनिफिट है? अगर आप पैन फिल्टर क्लीन नहीं करते, पैन फिल्टर आपके चौक हो जाते हैं, तो आपकी मशीन हीट की वजह से एरर देती है और आपकी मशीन काम नहीं करेगी. जैसे आपका सीबीनेट मशीन है, तो सीबीनेट मशीन के आपकी बैक साइड पे आप देखिए आपके फिल्टर्स होते हैं. तो आपको उसको नॉर्मल वाटर से आप उसको क्लीन करें, उसको सुखा के फिर आप उसको दोबारा लगाएं. अगर आपके फैन फिल्टर्स खराब हो गए हैं तो आपको फिर उसको नहीं लगाना, आप उसको चेंज करें. आप एजेंसी से बात करें, उनको एक मेल लिखें, तो आपको वो फैन फिल्टर्स ये सब प्रोवाइड करवाएंगे. तो आप फैन फिल्टर्स आप उसको रिप्लेस करके आप उसमें यूज कर सकते हैं. तो बाई एनुअली में आप क्या करना है? आपको बाई एनुअली में आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवानी है. आप ये आप जो आपकी एजेंसी है, जो एएमसी सीएमसी एजेंसी है, आपकी जो कंसर्न एजेंसी है, आप उनको बुलाइए. आप अपना एक शेड्यूल तैयार करें और उनको बुलाएं और उनसे आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप करवाएं. जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप इक्विपमेंट की आप करवा रहे हो तो एक कंसर्न पर्सन, लैब का एक कंसर्न पर्सन उस सर्विस इंजीनियर के पास जरूर रखें, ताकि वो आप देख पाए कि वो क्या कर रहे हैं. एटलीस्ट वो परफॉर्म कर भी रहे हैं कि वो ऐसे ही जा रहे हैं बिना करे. तो जब वो सर्विस रिपोर्ट भी दें, आप उसको भी प्रॉपर चेक करना है आपको. जब आपको प्रिवेंटिव रिपोर्ट दें उसमें आप डेट चेक करें. ये लास्ट टाइम भी आपको बताई गई थी चीजें. आप उसमें डेट चेक करें, आपके इंस्टीट्यूट का नाम चेक करें, आपका इक्विपमेंट का मॉडल, सीरियल नंबर चेक करें और उसमें क्या उन्होंने वर्क डन में लिखा है. आप वो जरूरी ये सारे रिपोर्ट पढ़ के तभी उस पर साइन और अपना जो भी है स्टैम्प द्वारा उनको प्रोवाइड करें. तो आप कोशिश करें आप बाई एनुअली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर इक्विपमेंट की करवाएं ताकि आपकी इक्विपमेंट की एफिशिएंसी बनी रहे और आपका इक्विपमेंट प्रॉपर काम करे. उसके बाद एनुअली में आपको उसकी कैलिब्रेशन भी करवानी है. आपको कैलिब्रेशन में आप पीएम और कैलिब्रेशन में आपको लास्ट बताया था कि डिफरेंस है. पीएम नॉर्मल क्लीनिंग सर्विस करते हो, लुब्रिकेशन करते हो आप इक्विपमेंट की. जिन जिन एज पर ये हर इक्विपमेंट डिफर करता है. आपके हर इक्विपमेंट के कुछ किसी में लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट है, किसी में नहीं है, किसी में कुछ है. तो ये हर इक्विपमेंट का डिफर करता है. ठीक है.
तो आप एनुअली में कैलिब्रेशन में क्या करते हो, आप कैलिब्रेशन में स्पेशली उनके पैरामीटर्स चेक करते हो। फॉर एग्जांपल आपका इंक्यूबेटर है, कोल्ड रूम है, आप उनके पैरामीटर चेक करो क्या वो सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं नहीं। आप पे इंक्यूबेटर पे आपका दिखा रहा है 36 दिखा रहा है, क्या आपको कैसे पता चलेगा क्या वो एग्जैक्टली 36 दिखा है भी अंदर टेम्परेचर या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप जो कैलिब्रेट करेंगे वो कंपनी वाले अपना इक्विपमेंट लेके आएंगे, अपना थर्मामीटर लेके आएंगे, उसको प्लेस करेंगे, वो थर्मामीटर से उसको आपके मशीन से टेम्परेचर से वेरीफाई करेंगे। तो आपको ये सब चीजें आप खुद भी कर सकते हैं और एजेंसी से बुला के भी आप इन हाउस और आउटसोर्स वैसे करवाना है आपको। आपको तभी पता चलेगा कि आपका इक्विपमेंट प्रॉपर आपकी एफिशिएंसी दे रहा है, कैलिब्रेशन उसकी सही हो रही है नहीं हो रही। तो जब भी आपका एजेंसी पर्सन जो भी आए कैलिब्रेशन भी परफॉर्म करे, तब भी आप एक कंसर्न पर्सन को उनके पास रखें, वो उनको देखें कि वो सही कर रहे हैं नहीं। कैलिब्रेशन उसके बाद करवाने के बाद आप कैलिब्रेशन की रिपोर्ट लें, उनको भी प्रॉपर चेक करें कि उस पर भी उन्होंने सही से लिखा है या नहीं लिखा, उस पर डेट, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और जो जो उन्होंने टास्क परफॉर्म करे हैं। और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट पे आपको ये भी देखना है कि जो उन्होंने पैरामीटर्स चेक किए हैं वो पैरामीटर की रीडिंग्स भी होनी चाहिए उस रिपोर्ट में, ठीक है। तो आप ये सब चीजें चेक करें। उसके बाद आपको ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी उनसे मांगना है। ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है? ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको जिस इक्विपमेंट से, जिस आपने जैसे आपका थर्मामीटर, फॉर एग्जांपल अभी बोला थर्मामीटर, अगर जिस थर्मामीटर से आपको उन्होंने आपको कैलिब्रेट करके दिया आपका इंक्यूबेटर, तो आपको कैसे पता चलेगा वो थर्मामीटर भी ठीक है? वो थर्मामीटर भी आप वो कैलिब्रेट होगा, वो बाहर किसी आउटसोर्स एजेंसी से कैलिब्रेट करवाएंगे और वो जो उसका सर्टिफिकेट होगा उसको हम ट्रेसिबिलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो हमें ट्रेसिबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेना है। और ट्रेसिबिलिटी सर्टिफिकेट में आपको क्या चेक करना है? डेट्स भी चेक करनी है कि जो उसमें उसकी कैलिब्रेशन की डेट है वो भी विद इन रेंज, मतलब उस ईयर की होनी चाहिए। जैसे आपका अभी 26 चल रहा है, तो अगर उन्होंने 25 और 26 अभी विद इन आज की डेट तक अगर आपका कैलिब्रेट हुआ है, तो वो उस पर कैलिब्रेशन की डेट भी सही होनी चाहिए। तो आपको सारी रिपोर्ट्स जो भी है प्रॉपर चेक करें, तभी आप उनसे रिपोर्ट। अगर आपको उसमें कोई भी इशू आ रहा है तो आप उनसे एजेंसी से दोबारा कंसर्न करें कि आपकी रिपोर्ट सही नहीं। इक्विपमेंट मेंटेनेंस का ही सेम आगे है कि आपका जब आपकी इक्विपमेंट की आपका पीएम कैलिब्रेशन आपने ये सब करवाया, लेकिन उसके बाद आप उससे प्रॉपर ट्रेनिंग भी लें इक्विपमेंट की। जब आपका नया इक्विपमेंट इंस्टॉल हो रहा है तो आप सबकी ट्रेनिंग भी हुई होगी। तो जब आपका इक्विपमेंट कोई भी आप यूज कर रहे हो तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको यूज ना करे जिसको जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। तो आप पहले ट्रेनिंग करवाएं। अगर आपको किसी और स्टाफ को यूज भी करना है तो आप विद ट्रेनिंग आप उसको स्टाफ को सिखाइए, चाहे एजेंसी से बुला के ट्रेनिंग करवाइए, चाहे आप खुद से करवाएं, जैसे भी है। विदाउट ट्रेनिंग आप किसी को आप अलाउ ना करें कि आप इक्विपमेंट को यूज करें। मिस हैंडलिंग की वजह से बहुत सारी मल्टीपल कंप्लेंट्स ये सब ज्यादातर आती है। तो जो भी स्ट्रिक्टली उसकी इंस्ट्रक्शंस है इक्विपमेंट के, अगर आपको ऐसे यूज करना है, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी है, आपका अगर कोई भी इक्विपमेंट आप ले सकते हो, तो जो उसकी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस है आप उसको फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग ही उस इक्विपमेंट को यूज करें। तो आप उसकी इक्विपमेंट के एसओपीज भी बनाएं। आपको उस इक्विपमेंट का एक वर्क फ्लो चार्ट बनाना है। आपको वर्क फ्लो चार्ट बना के जरूर हर इक्विपमेंट पे प्लेस करना है, ताकि इन केस अगर आप ना हो, कोई और स्टाफ को काम करना पड़ रहा हो, तो वो उस वर्क फ्लो को पढ़ के भी उसके लिए इजी रहे कि उसको कैसे काम करना है, उस इक्विपमेंट को यूज कैसे करना है। तो सेम थिंग कि आपको बताया कि हर एक इक्विपमेंट का आपको एक आप मास्टर लिस्ट बनाए, उसका पीएम, उसमें सारी आप मास्टर लिस्ट में आप डिटेल डालें, आपकी इक्विपमेंट की कब इंस्टॉल हुआ, कब आया, आपकी कितनी उसकी आपकी क्वांटिटी है उसकी, और उसको आपकी कब वारंटी खत्म है, उस पर कब पीएम होनी है, कब कैलिब्रेशन होनी है, ये सारा मास्टर लिस्ट बना के आप सारी डिटेल्स उसमें आप रखें ताकि आपके लिए इजी रहे। और उसके बाद आपको उसमें सारे रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करें। और सेकंड सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने जो लास्ट टाइम भी बोली, सेम रिपीट कर रहे हैं कि हर इक्विपमेंट के एक सेपरेट फाइल बनाए प्लीज। आप सेपरेट फाइल बनाएंगे आपके लिए इजी रहेगा। तो आपकी जो भी आप सेपरेट फाइल बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बीएससी की बनाई, आपने कोल्ड रूम की बनाई, किसी की भी बनाई, तो जो भी उसकी सर्विस रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट, कैलिब्रेशन रिपोर्ट है, आप सारी उसमें प्लेस कर सकते हो। तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे ही कोई आपको पीएम कैलिब्रेशन कोई भी रिपोर्ट चाहिए, एक सिंगल फाइल उठाई और उसमें आपसे आप उसके लॉग्स भी उसमें मेंटेन करें, आप सारी एक ही सिंगल फाइल में आप मेंटेन करें, ठीक है। और हर इक्विपमेंट की सेपरेट फाइल। और जब भी आप ये सब अपना अपना लॉग्स या कुछ भी चेक करवाते हो, तो अपने सेक्शन इंचार्ज या अपने इंचार्ज से, अपने मैनेजर से, एचओडी से उसको चेक करवाएं, उस पर साइन जरूर करवाएं, उनको रिव्यू। आपको डेली लॉग्स और वर्क फ्लो चार्ट, आपको ये सारा जरूर आपको हर इक्विपमेंट पे लगाना चाहिए। वर्क फ्लो चार्ट, एसओपीज और डेली लॉग्स। डेली लॉग्स में आपका आपको उसकी रीडिंग डेली आपको चेक करनी है। आपका कोल्ड रूम है, आपका डीप फ्रीजर, आपके इंक्यूबेटर्स हैं, आपकी बीएससीज हैं, आपका सीबी नेट है,
आप एक फॉर्मेट बनाइए, अगर कोई फॉर्मेट में इशू आ रहा है तो आप हमें बताइए, आप हेल्प करेंगे, आपको फॉर्मेट दे देंगे। तो आप उसको मंथली, उसका डेली पहले उसका रिकॉर्ड उसका मेंटेन करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे आप उसमें लिखे भी दिस टाइम कि ये नॉट वर्किंग। जिस टाइम पे मशीन अगर ना काम कर रही हो तो उसका उसको रीडिंग नहीं भरनी, उस टाइम पे नॉट रीडिंग नॉट वर्किंग लिख के मेंशन करके आप जब से वर्क करना स्टार्ट हो रहा है तब से आप उसकी रीडिंग दोबारा मेंटेन रखें। मंथली आप अपने अपने इंचार्ज से वेरीफाई करवाएं, जो आपके सेक्शन इंचार्ज हैं, आपके एचओडी हैं, आप उनसे जरूर अपने जो लॉग्स है उसको भी साइन करवाएं। फिर अपनी वो जो फाइल आपने बताई थी वो उसको फाइल में मेंटेन करें, ठीक है। वर्क फ्लो चार्ट भी आपका बहुत मैंडेटरी है, आप हर इक्विपमेंट पे वर्क फ्लो चार्ट लगाएं ताकि आपको पता चलेगा कि इस इक्विपमेंट को कैसे कैसे यूज करना है आपको। और अगर कोई किसी इशू आ रहा है, आप नहीं हो, कोई और स्टाफ को यूज करना है तो उसके लिए वो ईजी है। ब्रेक डाउन कोड्स, अब मेंटेनेंस कर ली, अब मेंटेनेंस का हम आगे हम क्यों कर रहे हैं उसको, ताकि हमारा इक्विपमेंट अच्छे से काम करे, एफिशिएंसी दे, प्रॉपर काम करे, उसमें ब्रेक डाउन कॉल्स जो है वो कम आए। लेकिन इनकेस अगर ब्रेक डाउन कॉल्स आ रही हैं तो उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं। तो हम उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं, हम उसको क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल, नॉर्मल कॉल्स, हम उसमें दो पार्ट्स में इक्विपमेंट को हम डिवाइड करते हैं, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल में हम डिवाइड करते हैं जो हमारे सिंगल यूनिट इक्विपमेंट्स होते हैं, और जो हमारा बिल्कुल जैसे कि आपका सीवीनेट है, अगर आपके पास सिंगल यूनिट है तो आप उसको क्रिटिकल इक्विपमेंट में रखेंगे। बायो सेफ्टी कैबिनेट है, अगर आपके पास सिंगल यूनिट है तो आप उसको क्रिटिकल में रखें। अगर आपके पास उसके 3 या 4 ऐसा यूनिट्स हैं आप, तो आप उसको नॉन क्रिटिकल में रख सकते हैं कि इन केस अगर आपका एक खराब है तो आप दूसरे पे उसको आपके पास बाईबैक है, ठीक है। तो आपकी मिजिट मशीन हो गई, आपकी सीबीनेट हो गई, आपकी जो भी मशीन है सिंगल यूनिट है, उनको हम क्रिटिकल में रखते हैं। और नॉर्मल कैटेगरी, क्रिटिकल कैटेगरी में हम कोशिश करते हैं कि आप कॉल लॉक करवाएं और विद इन 2 डेज आप उसको कॉल को आप अटेंड करवाओ। अगर रेक्टिफाई हो जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि उसका पार्ट का कोई इशू हो जाए रिप्लेसमेंट का, तब तो वो विद इन 2 डेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर लेकिन विद इन 2 डेज आपकी कॉल अटेंड होनी चाहिए। अगर वो ऑन दी स्पॉट रेक्टिफाई हो जाए तो बहुत बेटर है। और नॉर्मल कॉल्स के लिए ये आपका जो है वो 4 to 5 डेज हो जाता है। 4 to 5 डेज में एटलीस्ट कॉल अटेंड करवाएं, आप चेक करवाएं, एजेंसी को बुलाएं, वो आए और उसका इक्विपमेंट को आपको चेक करें, आपको रिपोर्ट दे, बताएं इसमें क्या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, और देन उस पर आप आगे उसका प्रोसेस करें। जो भी आप उससे सर्विस रिपोर्ट लें, सर्विस रिपोर्ट को भी आप ध्यान से पढ़ें, उसने क्या लिखा है, उसमें पार्ट्स क्या मेंशन कर रहे हैं, ये सब भी चीजें चेक करने की होती है, ठीक है। और आप जब भी उससे रिपोर्ट लें, वो भी आप अपनी जो आपने एक सिंगल आपने सेपरेट फाइल बनाई है, आप सर्विस रिपोर्ट भी आप उसमें पेश करें, ताकि और देन उसके बाद आप ये जितनी आपके पास ब्रेकडाउन कॉल्स आती हैं आपके पास, चाहे 1 2 3 4 वट जितनी आपकी कॉल्स आ रही है, आप एक ब्रेकडाउन कंप्लेन रजिस्टर बनाएं, रजिस्टर में सारी कॉल्स मेंटेन करें। आप उसमें लिखे जरूर कि आपकी किस दिन कॉल आई, फॉर एग्जाम्पल आपकी आज कॉल आई है तो आप उसमें लिखे आज की कॉल है। तो इस टाइप से फॉर एग्जांपल आप एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं जिसपे आप सीरियल नंबर लिखे, कंप्लेन डेट लिखे कि आज की कंप्लेन है, उसके बाद आप इक्विपमेंट का नेम लिखे कि आपका कौन सा इक्विपमेंट है, आपका माइक्रोस्कोप है, सीबीनेट है, मिजिट है, बायो सेफ्टी है। उसके बाद आप कंप्लेन का लिखे कि आप कंप्लेन क्या है। आप कंप्लेन लिख सकते हैं कि जैसे वो ऑन नहीं हो रहा आपका, नॉट वर्किंग है, उसमें कुछ भी आपका प्रॉब्लम जो आ रहा है, अगर जो भी है आप उसमें प्रॉब्लम लिखें। देन उसके बाद उसका स्टेटस लिखें कि वो रिजॉल्व नहीं है, अभी तो ओपन है, क्लोज लॉक, कॉल लॉक करवाई है, जो भी है। देन अगर आपने इक्विपमेंट के अपने अपना सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टैग नंबर, जो भी आपके इक्विपमेंट पेज है, तो आप उस पर लिखें। अगर पार्ट्स रिक्वायर है तो वो एक कॉलम बनाए, उस पर आप लिखें कि ये पार्ट्स रिक्वायर है। और उसके बाद आप अगर कॉल रिजॉल्व डेट लिखें, जिस सेम डेट हो रही है तो सेम डेट लिखें, अगर नहीं कॉल सेम डेट हो रही है तो जिस दिन रिजॉल्व हो उस दिन लिखें। उसके आप इक्विपमेंट के जो भी उसमें एक्शन टेकन है वो भी उसमें जरूर लिखें कि उस पर क्या किया गया है। देन उसके बाद अपने इंचार्ज से उसको साइन भी करवाएं। तो आप ब्रेकडाउन रजिस्टर जरूर मेंटेन करें। ब्रेकडाउन कॉल आपकी जो है वो हेल्प करता है आपकी रिड्यूस, आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसको। आप इक्विपमेंट को प्रॉपर आप देखें कि उसको प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है नहीं हो रही, उसकी क्लीनिंग डेली वीकली मंथली जो क्लीनिंग हो रही है वो हो रही है या नहीं हो रही। और एक जो ऑथराइज पर्सन है वो इक्विपमेंट को यूज करें, क्योंकि मिस हैंडलिंग की वजह से भी बहुत बार कंप्लेन्स आती है, ठीक है। तो आप मॉनिटर करें कि आपका लैब इक्विपमेंट जो भी है, कोई भी आपका इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर उसको यूज हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको ऑथराइज पर्सन यूज कर रहा है या नहीं। देन आप इलेक्ट्रिकल स्टेटस चेक करना भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम आपका अर्थिंग का इशू होता है, आपकी लाइट का फ्लक्चुएशन का इशू है, तो इस वजह से भी आपके इक्विपमेंट मल्टीपल टाइम आपके इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आती है।
तो आप उसका डेली, वीकली, मंथली आप रूटीन चेक भी करें, आपका जैसा भी आपको बताया अभी कि डेली में क्या करना है, वीकली में क्या करना है, मंथली में क्या करना है, बाई एनुअली और एनुअली में आपको रूटीन में चेक करना है। इससे आपके इक्विपमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी ब्रेकडाउन कॉस्ट कम होंगी, ठीक है। और आप लॉग्स भी मेंटेन करें, लॉग से भी आपको बहुत हेल्प होगी, आपको पता चलेगा आपका इक्विपमेंट का प्रॉब्लम कर रहा है, उसमें कितने क्या इशू आ रहा है या क्या नहीं आ रहा, ये सब भी आप लॉग्स में जरूर लिखें, ठीक है। और अगर आपके जो भी इश्यूज है अपने सीनियर को जरूर कंसर्न करें उसके लिए अपनी, और एएमसी एजेंसीज को भी आप जरूर बताएं, आपकी उसकी हेल्प होगी उसके लिए। पता नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हम जीन एक्सपर्ट की बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम भी ये टॉपिक कवर किया था जीन एक्सपर्ट, लेकिन स्टिल हम दोबारा ये टॉपिक कवर कर रहे हैं क्योंकि हमारी मोस्टली साइट्स पे जीन एक्सपर्ट सीबीनेट मशीन जो आपकी सभी साइट्स पे है, और उस पे आपको मल्टीपल टाइम आपकी कंप्लेंट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारी सीबीनेट मशीन जो होती है, आप जब उस पे सैंपल करते हो तो विद इन आपको 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे के अराउंड आपका आपका सैंपल का जो है रीडिंग आ जाती है, आपको पता चल जाता है आपका जो भी आप सैंपल लगा रहे हो, आपको बताया गया है, ट्रेनिंग प्रोवाइड है कि आपको ऐसे सैंपल लगाना है, देन कि वो टीबी डिटेक्ट है या नहीं है। आप उसके बाद उसका नेक्स्ट आपका स्टेप प्रोसेस करते हो, तो उसकी भी आपको जैसे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करें। देन आपको मेंटेनेंस में आपको उसको डेली क्या चेक करना है, तो डेली उसका फिर से वही आपको क्लीनिंग करनी है, नॉर्मल आप टिश्यू से करें, वाइप से करें, उसका सर्फेस जो है वो क्लीन करना है, जो कार्ट्रिज बे है उसको भी आप क्लीन करें, नॉर्मल भी आप क्लीन कर सकते हैं, और उसके बाद 70% इथेनॉल से आप लेके उसका जो एरिया है उसको क्लीन करें। देन उसके बाद आप वीकली में भी उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो इंटीरियर है, जो उसका बे है, जो उसको डिसइंफेक्ट करें विद 70% इथेनॉल से। और मंथली आपको क्या करना है, उसका जो प्लंजर रोड है वो भी आपको क्लीन करना है। और जो आपके फिल्टर्स हैं, आपको जब आप क्लीन करें तो उसको बहुत केयरफुली क्लीन करें, थोड़ा सा जो ट्रेन पर्सन है उसको ही वही ट्रेन करें, उसको सॉरी क्लीन करें। उसके बाद आप फैन फिल्टर्स भी आपको उसको क्लीन करना है, आप नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हो। और आप ये डिपेंड करता है आपको फैन फिल्टर, क्योंकि आप कई बार हमारी कुछ मशीन है आइसोलेटेड प्लेस पे होती है, तो वहां पे डस्ट का इशू जो है वो कम होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ओपन एरियाज में हमारे डस्ट का ज्यादा होता है। तो जहाँ पे जो ओपन एरियाज में है वो वीकली क्लीन करें फैन फिल्टर्स को। फैन फिल्टर्स उसके पीछे होते हैं बैक साइड मशीन के, तो वो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं, आप उसको हटाएं, उसको क्लीन करें, उसको सुखाएं, फिर उसको आप मशीन में दोबारा फिट कर दें। अगर वो खराब हो गए हैं तो उसको आप प्लीज रिप्लेस करवा दीजिए, आप कंपनी को बोल के वो आपको नए प्रोवाइड करवा। बाई एनुअली में आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होती है वो एजेंसी आती है, आप कंसर्न पर्सन को आप कॉल करें, जो सीफिट वाले हैं वो आते हैं, वो उसको करके जाते हैं, उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस परफॉर्म करके जाते हैं। और जब आपका कोई इक्विपमेंट का अगर कार्ट्रिज आपकी कोई ये खराब हो जाती है, कार्ट्रिज सॉरी आपका ये जो आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में कोई दिक्कत आती है, तो उसके बाद भी वो उस मॉड्यूल की भी प्रिवेंट वो आपकी कैलिब्रेशन करके जाते हैं, जो भी अगर आपका मॉड्यूल 1 2 3 आपका कोई भी मॉड्यूल है, एनुअली में भी वो कैलिब्रेशन सारी पूरी आपकी किट भिजवाते हैं, वो किट से फिर आपका कैलिब्रेट करते हैं उसको। तो आप उस कंसर्न पर्सन जो है उनके पास खड़े रहे, आप एक एजेंसी के पास खड़े रहे, जो एजेंसी से सर्विस इंजीनियर आता है सिक्रेट से, आप उससे कांटेक्ट करें, उसके पास खड़े रहे, वो देखे ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। सेम भी ट्रूनेट, हमारा ट्रूनेट मशीन जो है वो भी आपकी ट्रूनेट प्रेप और ट्रूनेट एनालाइजर, ये हमारी मशीनें मोस्टली कई साइट्स पे हैं। हम सीबीनेट और ये भी दोनों ही यूज कर रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी सीबीनेट मशीन भी हमारी ट्रूनेट मशीन भी है, जो ये हमारी सेंसिटिव मशीनों में आती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगर आपका टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, आपका टेम्परेचर बहुत हीट हो रहा है आपके, ये तब भी एरर दे देती हैं, और आपको इनको डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में रखना है, ठीक है। आपको सीबीनेट मशीन को भी डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में रखना है, और ट्रूनेट को भी आपको डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में रखना है। थोड़ा आइसोलेटेड स्पेस हो तो बहुत बेटर है, और एक एसी, और उसका ताकि उसके में कूलिंग मेंटेन रहेगा। और देन आप उसको एक टिश्यू के साथ या लिड फ्री टिश्यू पेपर जो भी है, आप उसके साथ उसको क्लीन करें, वाइप करें, ठीक है। सरफेस को आप जो आप ये आप 70% इथेनॉल है उससे क्लीन करें, ठीक है। अगर इनकेस कोई स्पिल हो रहा है, कुछ लीक हो रहा है, तब भी आप उसको 70% इथेनॉल से आप क्लीन कर सकते हैं। मंथली में भी आप सरफेस क्लीन करें उसका, ठीक है। और उसकी जो बे है ट्रू इसकी ट्रू लैब की ट्रू नेट मशीन की, आप उसको भी मंथली आप क्लीन करें। बायोनली में सेम है, आपका कंपनी पर्सन आएगा, वो अपने
क्लीनिंग करेगा, आपकी चेक करेगा सारा, और एनुअली में वो आपकी कैलिब्रेशन और पीएम दोनों परफॉर्म करेगा और उसको चेक करेगा। नेक्स्ट है हमारा इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर भी हमारा किस लिए यूज होता है? इंक्यूबेटर का जो यूज करते हैं हम, ये सेल कल्चर्स और माइक्रोबायल के लिए, जो एक कंट्रोल टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए उनको एक ताकि उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाए ताकि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसका ग्रो कर सके। ठीक है, तो आप इंक्यूबेटर सब जगह हैं, आप वॉक इन इंक्यूबेटर भी है और नॉर्मल इंक्यूबेटर्स भी सब जगह ऑलरेडी प्रोवाइड सब लैब्स में है। तो इनकी भी आपको कैसे मेंटेन करना है? आपको इंक्यूबेटर्स के डेली रिकॉर्ड, डेली लॉग, आपको टेम्परेचर लॉग मेंटेन करना है वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ, मतलब कि इन अ डे आपको डेली मॉर्निंग इवनिंग का 2 टाइम का आपको टेम्परेचर जो है उसमें लॉग में मेंटेन करना। मंथली आपको क्या करना है, उसकी जो मेटेलिक सरफेस है, रैक्स है बाहर से, उसके रैक्स, वॉल और ये सब आपको 70% इथेनॉल से आपको ये क्लीन करना है। उसके बाद आपको जो उसका टेम्परेचर है, आप वो खुद मंथली आप खुद भी चेक करें। आप एजेंसी जो आएगी एनुअली और बाई एनुअली वो तो चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप खुद से भी चेक करें। टेम्परेचर फ्लेक्सिबल थर्मामीटर जो है वो आप रख के आप देखें कि आपका जो टेम्परेचर है उस पे जो आपको टेम्परेचर चाहिए 36 37 या आपको जितना आपको टेम्परेचर है जो आपका थर्मामीटर में आ रहा है वो सेम आपकी रीडिंग इंडिकेटर पे आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, समटाइम हम +-2 का डिफरेंस ले लेते हैं कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट उसका आता है, क्योंकि वो इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट डिफर भी करता है, तो +-2 का डिफरेंस चल जाता है। तो आपको अपना खुद से भी मंथली आपको थर्मामीटर के साथ उसका मंथली चेक करना है कि वो रीडिंग सही आपका दे रहा है या नहीं दे रहा। सेम हमारा इंक्यूबेटर में ही आपको डू और डोंट्स पे क्या आपको ध्यान रखना है कुछ चीजों का, कि आपको ध्यान रखना है कि आपका डोर खुला ना रहे। आप जब भी काम करें अपना रैक्स रखे, उसमें आप अपनी वायर्स रखे, ट्यूब्स रखे, उसके बाद आप उसको डोर को प्रॉपर बंद करें और खुला ना रहे ताकि आपका जो उसका हीट है वो लॉस ना हो। ठीक है, उसके बाद रैक की पोजिशनिंग उसके प्रॉपर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए ऐसा। और अगर इन केस अगर आपका इंक्यूबेटर यूज में नहीं है तो आप उसको बंद करके भी रख सकते हो। अगर आपका यूज नहीं है, आपका उस टाइम सैंपल नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं रखा और आप उस टाइम पे उसको बंद भी रख सकते हो, तो आप और उसको ओवरलोड ना करें। तो आपका डेली वही है कि आप टेम्परेचर उसका डेली जरूर मेंटेन करें। सेम हमारा कोल्ड रूम भी है। कोल्ड रूम हमारा कुछ साइट्स पे है, कुछ साइट पे कोल्ड रूम नहीं है हमारा, लेकिन फ्रीजर्स, रेफ्रिजरेटर ये सब तो सब जगह है। तो उसका भी हमारा सेम ही होता है कि उसमें हम सैंपल्स रखते हैं अपना, बायोलॉजिकल सैंपल्स जो होता है आपका कल्चर के लिए, और ये सारी हम चीजें उसमें रखते हैं। तो उसका भी हमें डेली मेंटेनेंस में क्या उसको ध्यान रखना है कि उसका रिकॉर्ड रखना है कि उसका डेली वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ, मतलब कि डे आपको उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है लॉग बुक। तो अपना लॉग बनाए उस पर सुबह मॉर्निंग और इवनिंग आपको टेम्परेचर उसका नोट करें। मंथली में आपको वही करना है कि आपको क्लीन क्लॉथ लेना है, उसको एक आप उसको उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर मतलब अंदर और बाहर दोनों से आप उसको क्लीन करें। ठीक है, या फिर उसमें कोई केमिकल कुछ भी है तो उसको डैम्प क्लॉथ से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी एजेंट, कोई केमिकल, आप एसिड ये सब उसको यूज मत करना उसके कोई भी पैनल पे, क्योंकि उसका एल्यूमिनियम पैनल होता है। ठीक है, तो आप उसको नॉर्मल क्लॉथ से, टैन क्लॉथ से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। बाई एनुअली और एनुअली में आप फिर से उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको परफॉर्म करना है। आप एजेंसी को बुलाएं, उनको आके बोले कि आपका इक्विपमेंट चेक करें, आप इसका भी टेम्परेचर चेक करें, आप इसमें भी थर्मोमीटर रखें, आपका देखें कि जो आपकी इक्विपमेंट की आपकी रीडिंग है, आपको उस पर रीडिंग जो आप 2 to 8 के बीच में हम एवरेज रखते हैं, आपका 4 और 5 जितना आपकी रीडिंग उस पर आ रही है और सेम थर्मोमीटर पे आ रही है या नहीं आ रही है, आपको ये चीज का भी आपने उस पर चेक करना है। ये मंथली आप ये भी जरूर चेक करें उस पर भी, सेम इंक्यूबेटर के साथ भी है और सेम आपके कोल्ड रूम्स और ये फ्रीजर्स के साथ भी है। आप उसमें थर्मोमीटर रखें और उसको चेक करें। इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि समटाइम क्या होता है, कोल्ड रूम का डोर जो है ओपन छोड़ देते हैं, प्रॉपर क्लोज नहीं करते, उसको टाइटली बंद करें, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, आपका टेम्परेचर हाई जाता है। ठीक है, और आपके कूलिंग लॉस होती है। और जो आपके हमने कोल्ड रूम का जो टेम्परेचर हम यूजली रखते हैं 2 to 8 डिग्री के बीच में रखते हैं। आप जैसे आपको 2 3 4 5 आपको जितना आपको डिजायर रखना है आप उसका देखिए। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो आप कंप्लेन लॉग करें, +-2 का इतना थोड़ा सा डिफरेंस इसमें चल जाता है। और एंड ऑफ द डे आप जरूर चेक करें कि कभी कोई कोल्ड रूम के अंदर कोई क्लॉक ना हो जाए। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज कंडमनेशन। कंडमनेशन का जो हमारा है, हमारा कंडमनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें कंडमनेशन, हम जब भी किसी साइट पे जाते हैं हमें कंडमनेशन का बहुत सारा सामान मिलता है, हम कोशिश हमको बोलते हैं कि आप अपना कंडमनेशन का हटाएं हटाएं,
तो मल्टीपल लैब्स में जब भी कहीं विजिट करो तो आपका कंडमनेशन का इशू थोड़ा सा रहता है। तो कंडमनेशन का पर्पस क्या है, ताकि ऑब्सलीट, हजार्डियस इक्विपमेंट, अनफिट इक्विपमेंट, जो अनसर्विसेबल इक्विपमेंट है, आप उनको रिमूव करें। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, जो इक्विपमेंट आपका नॉन फंक्शनल, जिसका पार्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपका एजेंसी, अगर आपका इक्विपमेंट आपका 1 लाख का है और एजेंसी आपको अगर बोल रही है कि इसका 80,000 को सर्विस का चार्ज है, तो आप उसको उस केस में कंडम कर सकते हैं। बियॉन्ड रिपेयर केस में, टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट में, वो नहीं। और अगर इक्विपमेंट हजार्डियस है तो उस केस में भी आप उसको कंडम कर सकते हैं। तो कंडम करने का जो आपका है कि आप 10 ईयर के बाद, हम जो इक्विपमेंट की एक लाइफ होती है, लाइफ 10 ईयर के बाद आप इक्विपमेंट को कंडम कर सकते हैं। अब ये क्यों इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये कॉस्ट फ्री के लिए, फ्री अप स्पेस, इंश्योर सेफ्टी और हेल्प इन प्लानिंग फॉर न्यू इक्विपमेंट। Then, सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपको कंडमनेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत मैंडेटरी है। आप जब भी आपका कोई इक्विपमेंट ऑब्सलीट है, बियॉन्ड रिपेयर है, तो आप एजेंसी से बोले कि वो आए और आपको कंडमनेशन सर्टिफिकेट जरूर प्रोवाइड करवाएं। आप देखिए वो उस पर मेंशन करें कि इस इक्विपमेंट में क्यों आप इसको कंडम कर रहे हैं। उसके बाद कंडमनेशन कमेटी का समटाइम आपका इशू रहता है कि आपको कंडमनेशन कमेटी में कौन कौन होना चाहिए। तो आप अपने कंडमनेशन कमेटी में आप हेड, अपने डिपार्टमेंट हेड को रखें। फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो आप उनको रखें अपनी टीम में, उन्हें जरूरी है। और उसके बाद अगर आपका कोई प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या स्टोर या एडमिनिस्ट्रेटर से है, आप उनको भी एक वो पर्सन जरूर होना चाहिए। और आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने चाहिए आपके। ये अगर आपके पास बायोमेडिकल अवेलेबल है तब आप रखें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई और नॉमिनेट करना है तो आप एक अथॉराइज पर्सन है वो भी उसमें आप रख सकते हैं। तो ये आप कमेटी पर्सन है, 4-5 पर्सन कमेटी बना के आप इक्विपमेंट को कंडम के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू। thank you. We will take question in the last. Dr. Gavish, anything you want to say? The next. Before going to questions and queries, I would like to invite Dr. Preeti Bala, microbiologist hired Karnal, Haryana, for case presentation. So, Dr. Preeti Bala. Dr. Preeti Bala, you are here? Yes. Good afternoon, everyone, respected faculty members of NITRD, all participants. Thank you for giving me this opportunity, sir. Thank you so very much. Shall we start, sir? Yeah, Yes. start. We will upload the presentation few minutes. Don't have transfer. She'll share. You are sharing your presentation by own? Yes, sir. Yeah, so you can share. Yes, everyone is. Yeah, this is the case presentation on guidelines for condemnation and replacement of TBL lab equipment. तो जो आज हमारी प्रेजेंटेशन रहेगी, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे जो हमने कुछ अपने इक्विपमेंट थे वो हमने रिप्लेस करें, कैसे करें, क्या क्या हमें कुछ फेस करना पड़ा कुछ मुश्किलों से, और क्या की लेसन्स हमने लर्न किए और क्या हमने एक्शन लिए इस पूरी प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए। तो जैसे कि अभी हमें मनप्रीत मैम ने भी समझाया, कुछ बताया, तो हम थोड़ा हरी करेंगे क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बैकग्राउंड क्या है जो हमने आज केस प्रेजेंटेशन करना है अपना कंडमनेशन के लिए, कि क्योंकि हमारा जो इक्विपमेंट है उसको
मतलब मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इज क्रिटिकल टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड सर्विसेज, क्योंकि अगर हमारी सर्विसेज इंटरप्टेड हो जाएंगी तो जो हमारा टारगेट है हमारे प्रोजेक्ट का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्या हम अपने पेशेंट्स को रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे जो हम चाहते हैं, और जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा इक्विपमेंट है वो हम मेंटेन नहीं कर पाए। और इसके अलावा डिस्पाइट केयरफुल, हमने बहुत अच्छे से केयर की अपने इक्विपमेंट की और उसकी एडिक्वेट मेंटेनेंस भी थी, और फिर वो जो इक्विपमेंट था वो ऑब्सोलीट हो गया या फिर वो बियॉन्ड द इकोनॉमिकल रिपेयर था, तो जिस वजह से हमें उसको अपने लैब में से निकालना पड़ा, कंडेम प्रोसेस में डालना पड़ा। या सच एज द इक्विपमेंट नीड्स टू बी कंडेम एंड सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड। अंकित ये आप करो, इसको हटा दो। The process of condemnation is usually delay और डजेंट हैपन। क्यों नहीं हो पाती? कई बार हमने, जैसे मनप्रीत मैम ने हमें बताया कि वो जैसे विजिट करते हैं तो काफी लेबोरेटरीज में देखते हैं कि काफी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स पड़े हैं जिनकी या तो वो सरप्लस हैं या वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं या हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी पड़े रहते हैं। वो कंडेमनेशन प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं कर पाते लेबोरेटरी में। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस रह जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा क्या स्कोप है आज के केस प्रेजेंटेशन का कि गाइडलाइंस फॉर कंडेमनेशन ऑफ नॉन फंक्शनल ऑब्सोलीट नॉन रिपेयरेबल इक्विपमेंट इन एंटी सिविल लेबोरेटरीज, guidelines for replacement of equipment in the event of equipment condemnation or equipment irreparability, and action to be taken in case of surplus equipments. कंडमनेशन ऑफ इक्विपमेंट में क्या रहेगा? ये प्रोसेस जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि ये क्या प्रोसेस है, ऐसी चीज जो कि ऐसे इक्विपमेंट जो हमें लेबोरेटरी में नहीं चाहिए, ऑब्सोलीट हो चुका है, वो हमारे काम का नहीं है, या उसको हम रिपेयर नहीं कर पा रहे, या उसकी रिपेयर कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इक्विपमेंट को कंडमनेशन प्रोसेस में डाल देते हैं। द लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट लैब इक्विपमेंट विच नीड्स टू बी कंडेम्ड शैल बी प्लेस्ड बिफोर द कंडमनेशन कमेटी। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है। उनके सामने जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं जिसको हम चाहते हैं कि इनको हमने कंडमनेशन में डालना है, वो कमेटी के सामने प्रेजेंट किया जाता है, उनको पहले दिखाए जाते हैं ताकि जो हमारी कमेटी है वो एग्जामिन कर सके सारे पैरामीटर्स को कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ कितनी है, एसिड की लाइफ कितनी रहेगी, इसकी रिपेयबिलिटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितना है, या फिर ये अब फिर वो रिकमेंड करेंगे कि हाँ वाकई ये जो इक्विपमेंट है कंडमनेशन के योग्य है कि नहीं, कि हम इसको रिपेयर करवा सकते हैं कि नहीं। कंसिडरेशंस में क्या क्या आ जाता है कि अनसर्विसेबल है और इररिपेयरेबल है। द इक्विपमेंट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय कॉम्पिटेंट सर्विस एजेंसी एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी इररिपेयरेबल और अनसर्विसेबल ड्यू टू एनी रीजन इंक्लूडिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट। जैसे हमारे पास माइक्रो सेंट्रीफ्यूज थे तो हिटैच कंपनी के थे, उसके हमने स्पेयर पार्ट्स के लिए लिखा, तो स्पेयर पार्ट्स के लिए जब इंजीनियर ने विजिट किया देखा तो हमें पता चला कि वो उसके जो पार्ट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। इस तरह से हमने इस तरह से जो भी हमारी इक्विपमेंट से तो हमने उनको अनसर्विसेबल कॉलम में डाल दिया। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? क्लिनिकली और टेक्निकली ऑब्सोलीट हो गए हैं। जो कुछ ऐसे पॉलिसीज आ गई हैं कि हमने इनको अब यूज नहीं करना है, क्योंकि देखो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कुछ ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जिसमें हमारी कम पावर लगेगी, कम एनर्जी लगेगी, हमारे इन्वायरमेंट में कम पोल्यूशन होएगा, तो हम नई जो इक्विपमेंट है उसकी तरफ स्विच कर जाते हैं। और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जिससे हमें कुछ इन्वायरमेंट को हार्म होगा या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा खपत होगी, तो हम उन चीजों को छोड़कर मूव ऑन करते हैं नई इक्विपमेंट्स की तरफ। या फिर हमें अनसेफ लगे, डजंट कंप्लाई द सेफ्टी रिक्वायरमेंट डिफाइंड बाय मैन्युफैक्चरर। अब क्या है, कुछ इक्विपमेंट्स हमारे ऐसे थे जो हमें लगा कि इनको रिपेयर करवाने में काफी कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो हम सोचते ही हैं कि कम बजट में काम चल जाए तो हम लोकल वेंडर्स की तरफ जाते हैं। तो अगर हम लोकल वेंडर से वो पार्ट इसमें डलवा लें तो फिर हम देखते हैं कि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कहीं आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं निकल जाती। जो इसकी स्पेसिफिकेशन हमें रिकमेंडेड होती है एक इक्विपमेंट की, उसको उसमें ये फॉल कर रहा है कि नहीं। हमने लोकल वेंडर से बात करी, साथ में फिर हमने जो इनके सर्विस इंजीनियर है उनसे भी बात करी कि अगर हम इसको लोकल एजेंसी से ठीक करवा लेते हैं तो क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस में कुछ अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, क्या वो हमारे लिए सेफ है यूज करना। अगर हमें एजेंसी वालों ने बोला कि नहीं ये सेफ नहीं रहेगा, ये आपकी स्पेसिफिकेशन में फॉल नहीं करेगा, तो हमने ये काम नहीं किया। बिकॉज हमें सेफ्टी भी देखनी है अपने प्रोडक्ट की, अपने इन्वायरमेंट की, अपने कोलीग्स की। फिर हम देखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज नॉट इकोनॉमिक। हम कॉस्ट का भी आगे एक पैरामीटर है कि हम देखेंगे कि जब हमने कोई इक्विपमेंट लिया था, परचेज किया था, तो उसकी क्या कॉस्ट थी, उसका कितना % हमें पड़ रहा है जब हम इसको रिपेयर करवाएंगे। वो भी एक क्राइटेरिया है जिससे हम देखते हैं कि हमने इसको कंडेमनेशन प्रोसेस में डालना है कि नहीं डालना है, कि हमने इसको रिपेयर करवाना है। सरप्लस, अब जैसे
सिंपल फंडा है कि हम अपने घर में डीक्लटरिंग करते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारे पास फालतू सामान इकट्ठा हो गया जिसका हमारे पास कोई यूज नहीं है और आने वाले कुछ फ्यूचर में भी हम इसको यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास उससे बेटर ऑप्शन अब अवेलेबल है, तो वो सरप्लस में चला जाता है कि जिसका अभी हमारे पास कोई पर्पस नहीं है। जिसका आपके पास कोई पर्पस नहीं है तो हम उसको क्या ही करेंगे, या तो ट्रांसफर करेंगे जहां इसकी जरूरत है, लेकिन जरूरत जहां है हमें देखना है कि जो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि वाकई में उसको वहां की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है और वो हमसे डिमांड कर रहे हैं तो आपने डोनेशन देने से पहले देखना है आपसे लेने वाला उस डोनेशन लिए हुए वस्तु को कैसे इस्तेमाल करेगा, राइट। और आप मतलब अगर वो आपके पास सरप्लस है तो आप उसको किसी हेल्थ फैसिलिटी में, लेबोरेटरी में डोनेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आपने ये पहले देखना है जहां आप अपना इक्विपमेंट दे रहे हैं कि वहां पर वो वहां जाकर सरप्लस तो नहीं हो जाएगा, राइट। सरप्लस से क्या हो जाएगा, हमारी लैब की एक तो डीक्लटरिंग हो जाएगी और जो उस स्पेस बन जाएगा तो वो उस स्पेस में कोई नई चीज आ पाएगी और हमारी लैब मतलब फालतू के सामान से फ्री हो जाएगी। प्रोसेस क्या रहता है कि हम लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई करते हैं, एचओडी प्रिस्क्राइब करते हैं, फॉर्मेट और कंडमनेशन कमेटी बनती है जिसमें क्या देखेंगे हम कि नॉन फंक्शनल है या इरिपेयरेबल है, अनसर्विसेबल है हमारा इक्विपमेंट, या बियॉन्ड द इकोनॉमिकल रिपेयर है, ऑब्सोलीट हो रखा है, या इन्वायरमेंट के लिए बायोहजार्डस है, हमारे लिए अनसेफ है। अगर वो इन्वायरमेंट के लिए या हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, हमारे कुलीग्स के लिए, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए अनसेफ है तो हम उसको कंडमनेशन कमेटी में डालेंगे। कंपिटेंट अथॉरिटी, जैसे अभी मनप्रीत मैम ने हमें बताया कि ये कंपिटेंट कमेटी के मेंबर्स रहते हैं, एचओडी हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए है और रिप्रेजेंटेटिव प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जरूर होना चाहिए। स्टोर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से कोई हो या स्टोर के जो क्षेत्र में है वो होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से होने चाहिए, आईएल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लेबोरेटरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट में हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट इंजीनियर हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट बायोमेडिकल इंजीनियर हो सकते हैं। जैसे हम जब अपना कंडमनेशन कमेटी तैयार कर रहे थे तो हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं थे, तो हमने हेल्प ली अपने सीएमओ मैम की ली, और पहले जो मेडिकल इंजीनियर मिस्टर सनत होते थे उनसे हमने हेल्प ली, डॉक्टर गिवीश से हमने काफी बार चर्चा करी है, पूछा है, इनकी गाइडलाइन से मतलब ये हमें काफी गाइड करते रहते हैं कि हमें जब भी प्रॉब्लम आती है हम इनको कॉल करते हैं या हमें हेल्प करते हैं कि हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं है तो ये हमें बोलते हैं कि आप हमें मेल डालो, हम आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियर आपके पास भेज देंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह से हमने हर कड़ी पे हर किसी की जिसकी भी हेल्प हम ले सकते थे और जो हमारी हेल्प करता गया हमने उनसे हेल्प ली, और बायोमेडिकल इंजीनियर हमारे पास आए, कभी सीएमओ ऑफिस से आए या फिर कभी एनआईटीआरडी से हमारे पास आए, तो उन्होंने हमारी काफी हेल्प करी इसमें अपना इस कमेटी का गठन करने में। और अदर कोई भी मेंबर जो हमें लगता है कंपिटेंट अथॉरिटी को भी हाँ इसको ये काम हमारा कमेटी में अच्छे से अपनी भूमिका निभा सकता है तो उनको कंपिटेंट अथॉरिटी मेंबर एज अ मेंबर नॉमिनेट कर सकती है इन ऊपर अबव सेट पोस्ट के अलावा भी। तो कमेटी क्या करा, कमेटी ने कंडमनेशन कमेटी एग्जामिन किया जो हमने प्रपोजल बनाया कि जी ये फिलहाल हमारा इक्विपमेंट है, ये हमारे लिए अभी सरप्लस है या फिर ये ऑब्सोलीट है या फिर ये सेफ नहीं है या फिर इसके पुर्जे मार्केट में अवेलेबल नहीं है या इंजीनियर ने बोला है ये बियॉन्ड द रिपेयर है। तो उन्होंने एग्जामिन किया हमारा प्रपोजल, कंसीडर करा एसेट लाइफ को, इक्विपमेंट की हिस्ट्री देखी, फिजिकल वेरिफिकेशन करी सबकी, फिर रिकमेंडेड करा कि हाँ वाकई में ये अब हमारी लैब में इक्विपमेंट काम का नहीं है तो कंडमनेशन में डालो इसको, टर्मिनेट करी ऑनगोइंग एएमसी अगर हो तो इसकी, डिस्पोजल करा फिर लेबोरेटरी के द्वारा, क्योंकि अगर कंडमनेट कर देंगे हमने सारे अब वो रखेंगे का, हमने बोला कंडमनेशन के लिए पूरा प्रोसीजर हो गया, कमेटी बन गई, सबके सिग्नेचर्स हो गए, अथॉरिटी ने पास कर दिया, बायोमेडिकल इंजीनियर ने भी अपने विचार दे दिए है ना, और इंजीनियर कंपिटेंट अथॉरिटी जो थी उसने भी बोल दिया, और फिर करेंगे क्या उस सामान का, उसको डिस्पोजल बाय द लेबोरेटरी भी बहुत अहम रखता है कि हाँ अब इसको हमने यहाँ लेबोरेटरी में से तो निकालना है ना, कंडम हमने इसको वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, अब वो डिस्पोजल भी होगा। एसेट लाइफ और एक्सेप्टेबल रिपेयर कॉस्ट क्या है, ये काफी मतलब हम जैसा हमारा एक्सपीरियंस होता गया वैसे वैसे हम भी सीखते गए। एसेट लाइफ और लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज इन एनटीपी लेबोरेटरीज 10 साल माना जाता है, और जो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये 10 साल से ऊपर है या 10 साल से कम है, कई बार हमें लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही वाकई में बहुत अच्छा इक्विपमेंट था और हमें डोनेशन में मिला था, अगर अब हम लेंगे या हम किसी से डिमांड करेंगे तो हमें ये वाला नहीं मिलेगा। तो कई बार हमें पता होता है कि ये बहुत अच्छी इक्विपमेंट है और इसने हमारा इतने साल तक साथ दिया और आगे भी ये दे सकता है अगर इसमें थोड़ी बहुत हम अमेंडमेंट करवा लेंगे, तो मतलब थोड़ी इसकी रिपेयर हो जाए तो वो हम कैसे देखेंगे कि भी हाँ ये 10 साल से ज्यादा इसको हम यूज करें ना करें, ये हमारे आगे काम का हो
सकता है कि नहीं हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक दो छोटे से फार्मूलाज हैं जिसको हम लेके चलते हैं। द इक्विपमेंट विच हैज एक्सीडेड इट्स एसेट लाइफ एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर cumulatively इज इक्वल टू ओवर 25% ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अगर 25% से ऊपर चला जाता है तो हम सोचते हैं कि भी इसको कंडमनेशन प्रोसेस में डालो और रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये 10 साल से भी ज्यादा हो गया और इसकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का हम देखें और इसका 25% से ऊपर जा रही है कॉस्ट इसको रिपेयर करवाने की, तो फायदा नहीं है। तो इसी तरह से द इक्विपमेंट विच आर विद इन द एसेट लाइफ, लेकिन जो एक 6 साल 7 साल 7.5 8 साल पुराना मेरा इक्विपमेंट था लेकिन बढ़िया था है, लेकिन अब क्या है उसको रिपेयर करवाने के लिए इंजीनियर से पूछा कि भी बताइए इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। द कॉस्ट ऑफ रिपेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्यूमुलेटिव इज इक्वल और ओवर 50%। अगर वो हमारा 50% से ऊपर उसकी कॉस्ट चली जाती है, द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कैन बी कंसीडर फॉर कंडमनेशन एंड रिप्लेसमेंट इफ रिक्वायर्ड। अब हमारा 10 साल से छोटा इक्विपमेंट है लेकिन उसको ठीक करने में जो कॉस्ट लग रही है प्रोक्योरमेंट के हिसाब से 50% से ज्यादा लग रही है, तो फायदा नहीं है। Excuse me, Priti ji. जी जी I would like to clarify that all these guidelines has already been covered by Madam Manpreet. So and in future also I would say that the person whosoever is presenting the case presentation, it's supposed to share the PPT with the NRL before the presentation. Yes, because yes. so that we can cut down unnecessary slides and the material. Yes, ma'am. Right. And number two request I would like to make is that everybody is supposed to join on time, because when we started the session, participants were only 15, 16 only, and now it is 66 or 64. So we are not in a habit of getting the things delayed. So everybody is requested to join on time in future, because we will not be waiting for the participants to join. Thank you so much. Shall I continue, ma'am? I think the things which you are repeating should not be covered, and you can skip all those And slides. finish in 5 minutes, Dr. Preeti. Yes, sir. दिस इज Okay. द मेन केस सर। जैसे हमारा जीटी प्लॉट था 1067, ये हमारा सीरियल नंबर था, तो हमने इसको मोटर इसकी चेंज करवाई और फिर उसके बाद हमने इससे यूज करा। और ये कुछ हमारी केस प्रेजेंटेशन है, जैसे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट मोर देन 10 years ओल्ड थे तो ये गुड कंडीशंस में नहीं थे। तो इसी तरह से जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा, हमने वो सारे फार्मूलाज लगाए, कमेटी का गठन किया और ये इस तरह से हमने प्रेजेंटेशन करी, डिटेल दी सारे इक्विपमेंट्स की, क्या क्या है, कौन सा मॉडल है, सीरियल नंबर, इंस्टॉलेशन डेट क्या थी और इनकी कंडीशन क्या थी, कमेटी बनाई और फिर ये हमने कंडमनेशन प्रोसेस में डाले। और एक और दिखाना एक्सेल शीट से। और ये कुछ हमारे इक्विपमेंट्स रहे हैं जो हमारे पास काफी पुराने थे लेकिन हमारी लैब में पड़े थे, उनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू, जैसे कि मनप्रीत ने हमें बताया कि उनकी वैल्यूज को इस तरह से हमने रजिस्टर्ड किया, सारे नेम्स ऑफ आइटम्स लिखे, डिटेल बताई कब के हैं, क्वांटिटी क्या थी, प्रेजेंट वैल्यू क्या थी और अब प्रेजेंट वैल्यू क्वांटिटी के हिसाब से कितनी थी और उनकी कंडीशन क्या थी, वो सारे हमने इस तरह से डिटेल बनाई और ये सारे हमने कंडमनेशन एक कमेटी बनाई और उसमें डाल के ये सारे हमने कंडम करवाए। और उसके बाद हमने जो हमें डिमांड थी तो हमने वो सारे इक्विपमेंट्स नए हमें मिले। बाकी सब लास्ट स्लाइड आज में। Thank you, Dr. Preeti. लास्ट So थैंक now, यू सो now मच। participants can ask the questions. If you are having any query and question, you can ask. By the time the post-test question also can be replaced. Afar, any question, please go ahead. Any other participants have any question? We are having expert Mrs. Manpreet Kaur with us, and for her technical support, we are having Dr. Neeti, Dr. Prashant, Dr. Gavis, and myself, Dr. Ajay Verma. So, anyone is having any question? Go ahead.
Nobody has any questions regarding the AMC and CMC. So we should presume that whenever we visit your lab next time, no equipment should not be under AMC or CMC, right? Am I audible? IIL Dharampur, any question and queries? No, sir. If anyone is having, if they can put their question on the chat box also. Condemnation procedures. Hello, good morning, good afternoon, everyone. This is Rohin from IRL Jammu. I have a small question कि TrueNet पे आपने एक जगह मेंशन किया था to clean the bay, but वो clean the bay किससे soft cloth से या 70% इथेनॉल से वो मेंशन नहीं था. Just to clarify कि हमने bay clean करना है या टेक्निकल एजेंसी का बंदा आएगा वो bay clean करेगा. डॉक्टर हाँ बताओ. 70% इथनॉल से आप उसको क्लीन कर सकते हैं. आप खुद भी क्लीन कर सकते हैं और सर्विस पर्सन अगर आ रहा है तो आप उससे भी करवा सकते हैं. Okay, thank you so much. चैट बॉक्स में क्या क्वेश्चन? Dr. Zafar, condemnation guidelines are quite easy. If you go through the guidelines provided by the Central TV Division, they are quite easy. But still, if you have some doubts, you can always contact us and we will explain. So what exactly the doubt having Dr. Jafar? You can unmute and the question. May I ask a question? The hand be raised here. Yes, Mr. Naresh Kumar, आपने hand raise किया. What is the question? First you unmute yourself. Naresh Kumar. Good afternoon, ma'am. Can you hear me? Yes. सर जैसे एनआरएल की जो टीम है हमारी लैब को विजिट करती है हर साल में, तो क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल है कि जो बायोमेडिकल इंजीनियर भी जो है वो साल में एक बार या कभी जब भी है वो हमारी लैब को Yes, Dr. Wasim. Whenever NRL visits, the biomedical engineer can always visit the lab. In addition to that, whenever you have any problem related to the equipment, you can always send us a mail requesting that you need help from the biomedical engineer. She can always come and help. And Dr. Preeti Vela very well explained about this, that biomedical engineer from NRL for the last many years giving first hand for regarding the equipment. Earlier, Mr. our biomedical engineer, Sanat, and now Manpreet Kaur is biomedical. They are every time ready for any kind of help and support. Thank you. Because the request has to come from the lab side, because otherwise she does not know what type of problem you are facing. So if you write a letter to NRL requesting that you need a help from biomedical engineer, definitely she would love to help. नया फोन लेके कौन आया? आप और गरीब देखा तूने कैसा? चल मैं दिखाता हूँ गरीब. IRL करना. Yes, sir. Any question from IRL करना? No, sir. Thank you so much, sir.
So if there is no question, we can close the session. All participants are requested to attend the post-test questions. The final remark will be from Mr. Prashant Goswami. Mr. Prashant Goswami. Thank you for attending this session on equipment maintenance, AMC, CMC and condemnation. And Manpreet Kaur nicely presented the presentation on AMC, CMC, equipment maintenance and condemnation. And we hope when we will be visit your sites or state, so every sites, either TrueNet, CGNet or CDST lab or IRF, should be well maintained this record for AMC, CMC and routine maintenance of the laboratory. If any lab have the equipment for condemnation, so you should initiate the exercise and complete and maintain the record, and we will verify during our on-site evaluation. So thank you so much from our side, and we are just closing the session. Thank you all. Closing the session. Thank you all.